नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले दो वीडियोस में हमने वर्णमाला के जो चैप्टर हैं जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों के बारे में पूरी जानकारी, उनके भेद सहित और जो भी उच्चारण स्थान होते हैं और जितने भी भेद होते हैं उन सब के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा किया गया और उन सबको आपको बताया गया। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे आज हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने वर्ड खत्म कर लिया है, वर्ड और वर्ड के बाद हम अब शब्द पे आएंगे। शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे, इनके भेद के बारे में पढ़ेंगे और पूरी अच्छी तरीके से पूरी जानकारी लेंगे। जितने प्रकार के शब्द होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले जान लेते हैं शब्द के बारे में कि शब्द होते क्या है। ठीक है, शब्द शब्द क्या होते हैं, इसके पहले हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। तो शब्द जो होते हैं वो वर्णों के सहायता से ही बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं। हम एक परिभाषा के रूप में ऐसा कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए ध्वनि को, या एक से अधिक वर्णों के संधि से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा के रूप में आप इसे कह सकते हैं कि दो वर्णों के या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बनने वाले ध्वनि को हम शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शब्द क्या है? शब्द दो प्रकार के होते हैं। इनका दो प्रकार से, कई प्रकार से खैर विभाजन किया गया है, लेकिन जो पहला है उसमें ये है कि इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक है, ये दो शब्द आपके सामने हैं, सार्थक और निरर्थक। दो प्रकार के शब्द होते हैं। इसको आप, जैसे मैं बता रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ हो। ठीक है, जिन शब्दों के उच्चारण से किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति का पहचान हो किसी शब्द से, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, और कुछ शब्द होते हैं जो निरर्थक होते हैं, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जिनके उच्चारण से किसी की पहचान नहीं होती है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम सार्थक शब्द की बात करें तो सार्थक में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे नल। क्या लिखा? नल का उच्चारण करते हैं तो आप सीधा सीधा एक किसी नल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहां लिखूं मैं, ठीक, आ, कलम, विद्यालय, ये सब क्या है? ये सार्थक शब्द है। ठीक है, जिनके उच्चारण से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है। ठीक है, किसी की अनुभूति होती है इनको बोलने से, इन शब्दों को उच्चारण से, तो इनको हम सार्थक शब्द के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर हम निरर्थक शब्द की बात करें तो इनका साफ यही है कि जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो, ठीक है, कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई हम जैसे एक लाइन कोई बोल देते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि ये चीज या ये लकड़ी चट्ट से टूट गई। चट, ठीक है, चट्ट जो है, चट्ट, इसका क्या मतलब है? अगर इसको एक सिंगल वर्ड के रूप में यूज किया जाए, एक शब्द के रूप में यूज किया जाए, इसका क्या मतलब है? इसका कोई भी अर्थ नहीं है। हाँ, बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। और दूसरा है धम। जैसे हमने बोला कि वो धम से गिरा। ठीक है, जैसे इसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक शब्द के बारे में अगर इसकी बात करें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, इसलिए ये जो है एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, चट्ट हो गया, धम हो गया, धमाधम, चटाक, या ऐसी जो भी शब्द हैं उनको हम निरर्थक शब्द के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द निरर्थक है या कौन सा शब्द सार्थक है, तो आसानी से आप उसकी पहचान कर सकते हैं चार ऑप्शन में से, और उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द सार्थक है और कौन सा निरर्थक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ अन्य भेद और भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहला इसमें क्या है, सबसे पहला है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर भी इनका विभाजन हुआ है। तो इसमें जो है इसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, बनावट या रचना के। बनावट या रचना का मतलब ये है कि शब्द जो है, कोई भी शब्द जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बनते हैं, या कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी को बनावट या रचना के आधार पर हम देखेंगे। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है रूढ़ शब्द, रूढ़। दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। ये 3 प्रकार से इसको शब्द को यहां पर विभाजित किया गया है, बनावट या रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले अगर हम रूढ़ की बात करें कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने आप से बने होते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बने होते हैं, ठीक है, या जिनका विभाजन या संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जो बिना किसी अन्य शब्द की सहायता से बनते हैं और जिनका विभाजन या संधि विच्छेद न किया जा सके, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर बात करें तो आप ये शब्द जो है ये रूढ़ शब्द है। ये बिना दूसरे शब्द की सहायता से बना है और इसका जो है विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगला शब्द है हम। अगला है हाथ, पैर, कान, आप देख सकते हैं ये जितने भी हमने शब्द यहां पर लिखे हुए हैं रूढ़ के एग्जाम्पल के रूप में, उनको आप कहीं से भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। या जब अगर विभाजित नहीं कर सकते हैं तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ये जो है ये किसी पे डिपेंड नहीं है, मतलब ये शब्द जो है किसी दूसरे शब्द की सहायता से नहीं बनाए गए हैं, ये खुद से ही उद्भव इनका हुआ है। इन शब्दों का उसी को हम रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक का मतलब क्या है? योग, ठीक है। इसको हम योग ऐसे, योग का मतलब क्या है? संधि, ठीक है। जिन ऐसे शब्द जो किसी 2 या 2 शब्दों से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हैं, उनको हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। जो किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना हो या संधि से बना हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कह सकते हैं। जैसे क्या है? विद्यालय, ठीक है, विद्यालय हो गया। जैसे इसमें आप विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा विद्या धन आलय, विद्या का आलय यानी कि विद्या का मंदिर, ठीक है। अगला है विद्यार्थी, छात्रावास, छात्र धन आवास, विद्याधन अर्थी, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका आप विभाजन कर सकते हैं। इनको तोड़ के 2 या 2 से अधिक शब्दों में विभाजित कर सकते हैं इनको, ठीक है। उन्हीं को हम यौगिक शब्द के रूप में जानते हैं। विद्यालय को विद्याधन आलय के रूप में, विद्यार्थी को विद्याधन अर्थी के रूप में, छात्रावास को छात्र धन आवास के रूप में, या अगला है विश्वविद्यालय, इसको भी चाहे तो आप तोड़ करके 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हीं को हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला है योग रूढ़ शब्द,
ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है रूढ़ि शब्द और यौगिक शब्द, ठीक है, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया हमने। इसी का मिश्रण है योग और रूढ़ि। इसमें दोनों है, योग भी है और रूढ़ि भी है, ठीक है। तो योग रूढ़ि का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने तो होंगे, ठीक है, इसीलिए वो योग कहलाएंगे। लेकिन रूढ़ि क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वो मिलके एक नया शब्द जो तैयार होता है उसका एक अलग अर्थ निकलने लगता है, ठीक है। जैसे अब एक शब्द की बात करें, वो है, मान लीजिए एक है शब्द पंकज, पंकज, ठीक है। पंकज को अगर हम तोड़ें, जिन दो शब्दों से ये मिलकर के बना हुआ है, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा पंक धन ज, पंक धन ज। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़, कीचड़। जौ का मतलब जन्मा, यानी कि कीचड़ में जन्मा, ठीक है। कीचड़ में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? वो है कमल, ठीक है, कमल। आप देख सकते हैं पंकज जो है वो दो या दो से, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना तो हुआ है, लेकिन ये एक अलग अर्थ प्रदान कर रहा है जो कि है कमल, ठीक है। दो शब्दों को जब जोड़ेंगे, जब उनका योग करेंगे हम, तो एक नया अर्थ, एक नया शब्द तैयार होगा, लेकिन उसका एक अलग अर्थ निकल रहा है जिस जो है कमल, ठीक है। इसीलिए इसको हम योग रूढ़ि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला एक शब्द और ले लें, वो है, एक शब्द है जलद, जलद, ठीक है, जलद। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं, जल प्लस द, ठीक है। जल का मतलब जल और द का मतलब देने वाला, यानी कि जल प्रदान करने वाला, जल प्रदान करने वाला, ठीक है, यानी कि जल देने वाला, उसको क्या कहते हैं हम? जल हमें कौन देता है? बादल, ठीक है। तो जलद का अर्थ क्या होता है? वो होता है बादल। जलद जो है वो दो शब्दों से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन वो एक अलग अर्थ प्रदान कर दे रहा है, इसीलिए इसको हम योग रूढ़ि शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, जो इसका अगला विभाजन है शब्द का, ये इतना समझ में आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और पिछले जो वीडियो तो मैंने बताया था वर्णमाला के बारे में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, उनको प्लीज आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको देखेंगे तो आसानी रहेगी इसको समझने। अब क्या है, अगला विभाजन जो है वो है उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है उनके आधार पर हम बात करेंगे, उनके आधार पर कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। उसमें जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। सबसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, ठीक है, विदेशज। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें शब्दों की विभाजन की, तो उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द तथा विदेशज शब्द, ठीक है। शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम अलग लेन की बात करते हैं, सबसे पहले हम तत्सम शब्द की बात करें। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं और संस्कृत से ज्यों के त्यों वो हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। संस्कृत से ही वो ही शब्द सेम टू सेम शब्द हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द बात करें हम, वो है अग्नि।
अब ये जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन इसको हम हिंदी में भी एज इट इज इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हस्त, हस्त। ठीक है, ये शब्द जो है ये तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो कि है तो संस्कृत के, लेकिन ज्यों कहते हैं उसको हम हिंदी में भी उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला है तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो है तो संस्कृत से, ठीक है, लेकिन हिंदी में आते आते उनमें कुछ बदलाव हो गया है। ठीक है, यानी कि तद्भव शब्द जो है संस्कृत से कुछ शब्दों को हिंदी में लाते वक्त उनमें कुछ बदलाव हुआ है, उन्हीं शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, जो शब्द एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं, लेकिन जो शब्द कुछ बदलाव के बाद हिंदी में यूज किए जाते हैं संस्कृत के, उसको हम तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है, पहला है हम फूल, अगला है आग। ठीक है, जैसा कि अग्नि का आग हो गया है। ठीक है, तो ये शब्द जो है वो है संस्कृत का, लेकिन इसको हिंदी में आ गया है कुछ परिवर्तन के बाद, उसी को हम तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द जो है वो इनकी उत्पत्ति जो है एक खास क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आप जहां भी रहते होंगे, आपके गांव में या शहर में जहां भी आप होंगे, वहां पे कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपके यहाँ ही यूज किए जाते हैं, बाकी अगर कहीं और जाएंगे तो वो शब्द आपको शायद सुनने को ना मिले। ठीक है, तो ठीक उन्हीं शब्दों को हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रयोग किया जाता हो, उसी को हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें खाट। ठीक है, खटिया को यानी कि चारपाई को कहीं कहीं खाट बोला जाता है, उसी को कहीं कहीं खटिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द है डिब्बा। डिब्बा ये एक देशज शब्द है। ठीक है, अगला है एक है लोटा। ये शब्द जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में यूज किए जाते हैं, इन्हीं शब्दों को हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं, जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है। ठीक है, देशज मतलब क्या है? देश प्लस ज, देश में जन्म लेने वाले को देशज कहा जाता है। ठीक है, जो कि कहीं ना बाहर से आए हैं ना कहीं दूसरे भाषा से आए हैं, उनका जो उद्भव है वो यहीं पर हुआ है, उसीलिए इनको देशज शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला है चौथा, इसका जो विभाजन है वो है विदेशज। ठीक है, विदेशज क्या है? विदेशज वो शब्द हैं जो किसी दूसरे देश से अब भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, भारतीय भाषाओं में इनका प्रयोग होने लगा है, उन्हीं शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशज। जैसे शब्द है स्टेशन। स्टेशन ये आपने देखा होगा, ये हिंदी भाषा में हूबहू इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? ये है अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, ये है अंग्रेजी भाषा का, लेकिन इसको हम हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं, सेम एज इट इज। ठीक है, अगला एक शब्द है किताब। किताब ये कहां का शब्द है? ये अरबी शब्द है। ठीक है, किताब का प्रयोग हम करते हैं हमारे हिंदी भाषा में, ये शामिल है, लेकिन ये कहां का है? ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसको हम अपने हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला एक शब्द है बाजार। ये कहां का है? ये है फारसी। बाजार जो है ये फारसी शब्द है। तो इन्हीं ऐसे ही शब्दों को जो दूसरी भाषा में हिंदी भाषा में आए हैं, दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में, उनको हम विदेशज शब्दों के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं, एक और लास्ट विभाजन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोग
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी इसको जरूर करिएगा, ठीक है। अगला है रूपांतरण के आधार पर। क्या है? रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर शब्दों का भेद किया गया है। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। रूपांतरण के आधार पे ये अंतिम इसका भेद है शब्द का, बस इतने ही है। ये लास्ट भेद है जिसके बेसिस पे आधार पे इसका विभाजन किया गया है, ठीक है। तो रूपांतरण के आधार पे ये अंतिम भेद है इसका। तो इसमें जो है रूपांतरण के आधार पे शब्द को दो भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। इनका अर्थ क्या होता है? हम बात करें अगर लिंग, वचन तथा कारक, और यहां भी लिखे अगर लिंग, वचन तथा कारक। जिन शब्दों पे इन तीनों में से किसी एक का या तीनों का या किन्हीं दो का असर पड़ता है, ठीक है, उनको हम विकारी शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तथा जिन शब्दों पे लिंग, वचन या कारक इन तीनों का में से किसी का भी असर न पड़ता हो उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें विकारी शब्दों की, तो जैसे एक शब्द है बालक। बालक अगर हमने बोला आपसे तो आप सीधा सीधा यही कहेंगे कि ये एक इसमें लिंग का भेद हो सकता है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इस दो भाषाओं में आप इसको विभाजित कर देंगे और साथ साथ ये बोलेंगे कि ये पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है। इसमें लिंग की बात आ गई, यानी कि लिंग का असर इस पे पड़ता है। अगर हम बात करें तुम यानी कि हम किसी एक की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पे वचन की बात आ गई है, ठीक है। यहां पे हम किसी एक की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें मैं, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, यानी कि किसी एक की बात कर रहा हूं। यहां पे हम कहें हम का मतलब है यानी कि कई लोगों का हो सकता है, यानी कि ये बहुवचन का शब्द है। यानी कि जिन शब्दों पे लिंग, वचन तथा कारक का प्रभाव पड़ता हो उसको हम विकारी शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट है अविकारी, जिस पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम इसमें कहें आगे, तो आप बताइए इस पे लिंग, वचन या कारक का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे या अगला शब्द है पीछे, यह है ऊंचा, नीचा, ऊपर। ऐसे ये शब्द हैं जिस पर ये अविकारी शब्द है, जिन पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है विकारी तथा अविकारी में, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, प्लीज कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और कोई कमी दिख रही हो तो प्लीज आप फीडबैक के रूप में हमसे बता सकते हैं, और जो भी कमी हो हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।